हेलो डियर स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी केमिस्ट्री सीरीज में क्लास 11th में आज हम करेंगे चैप्टर 3 का लेक्चर 4। चैप्टर 3 मींस यूनिट 3 करके है एनसीईआरटी में। यूनिट 3 हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। तो ये हम कर रहे थे, इसमें हमारा पहले 3 लेक्चर हुए थे। 3 लेक्चर में हम पहले फर्स्ट लेक्चर में बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे, उसके बाद पीरियोडिक टेबल पर फोकस किया था, और पिछले वो में हमारा 2 लेक्चर हो गया था। एक छोटा सा लेक्चर 7-8 मिनट का ही था। तो अब हम वहां बात कर रहे हैं, एटॉमिक रेडियस की बात की थी हमने, आयनिक रेडाई और ये सारी चीजें इधर क्वेश्चन में भी कवर करेंगे। आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात की थी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात थी, कुछ क्वेश्चन भी किया था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ा बहुत बताया था, नाम बताया था। अब आज है हमें केमिकल प्रॉपर्टीज पर थोड़ा सा बता के, और बाकी हम क्वेश्चंस करेंगे। तो लगभग में हमारा चैप्टर आज हम इसको इसी एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे, या अगर कम पड़ा तो 2 वीडियो बन जाएगा, लेकिन इसको हम कंप्लीट आज करना ही करना है, क्योंकि इसके बाद हमारे पास कोई टाइम ज्यादा नहीं है। तो यहाँ देखो एक एक करते हैं हम। सबसे पहले देखते हैं कि एटॉमिक रेडाई। सबसे पहले एटॉमिक रेडाई में कुछ थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। एटॉमिक रेडाई, एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक रेडाई में हमने बताया था कि इसमें 2-3 चीजें आ जाती है। मेटालिक, मेटल के अलग रूल हैं, मेटालिक रेडियस अलग पता करते हैं। इसी तरीके से कोवेलेंट रेडियस यहां, और तीसरा हम जो आयनिक रेडाई, आयनिक में भी कैटायन के अलग, आयनिक में भी 2 तरीके से, कैटायन वाले अलग, इसी तरीके से एनायन वाले, वो हम क्वेश्चन में करते रहेंगे। एनायन वाले माइनस वाले होते हैं, कैटायन वाले प्लस होते हैं। ये अपने पेरेंट से साइज से छोटे हो जाते हैं, ये बड़े हो जाते हैं, वो हम एक एक करके बात करेंगे। उसके बाद इसमें आता है आयनाइजेशन एंथैल्पी। एंथैल्पी का ध्यान देना, एंथैल्पी को पुराने जमाने में हीट कहते थे, इसलिए इसका सिंबल अभी भी H है, कि चेंज इन हीट मींस चेंज इन एनर्जी का मतलब है हीट, तो इसीलिए हम इसको लिखते हैं डेल्टा H। तो डेल्टा H हमारा स्पेशल सिंबल है केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों में। तो जब हम आयनाइजेशन एंथैल्पी कहेंगे तो इसको डेल्टा आई लिख देंगे। डेल्टा आई एच का मतलब है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी मींस आयनाइजेशन हीट या आयनाइजेशन एंथैल्पी। इसका मीनिंग क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन, कहीं से अगर एक इलेक्ट्रॉन हमें रिमूव करना है, तो जो एनर्जी हमें लगानी पड़ती है उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, उसको हम कहते हैं आयनाइजेशन मींस आयनाइज बनाने के लिए, आयनाइज करने के लिए जो हीट की जरूरत, जो एनर्जी की जरूरत होती है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी, इसको हम डेल्टा आई एच से लिखेंगे। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन किसी में ऐड करने के लिए, जैसे यहां पर एक हम रिमूव करने की बात कर रहे थे और हमेशा आइसोलेटेड या गैसियस स्टेट में रहेगा। एक इलेक्ट्रॉन अगर हम इसमें रिमूव कर रहे हैं, मान लो एक इलेक्ट्रॉन हम रिमूव, दूसरी तरफ प्लस कर देंगे। अगर इसमें हम रिमूव कर रहे हैं, इधर माइनस कर दें, यहां से माइनस कर दें एक्स में से, या दूसरी तरफ हम प्लस कर दें, तो ये यहां जो आएगा वो डेल्टा आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी मिलेगा। इसी तरीके से अगर हम किसी में कोई गैसियस स्टेट है, मींस सिंपल स्टेट है, ग्राउंड स्टेट है, उसमें अगर हम एक इलेक्ट्रॉन प्लस कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ पर माइनस मींस माइनस बनाने के लिए जो एनर्जी मिलेगा, इसको हम कहते हैं डेल्टा। और आपका यहाँ है इलेक्ट्रॉन गेन, तो इजी करके लिख दिया गया है, इजी मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये हमेशा माइनस में आएगा, क्योंकि बेसिक सी बात है, यहाँ फोर्स वाले कॉन्सेप्ट से लिया गया है कि ये आपका क्या है, यहाँ पर इस तरीके से न्यूक्लियस पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन से आप यहाँ ले रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन क्या है आपका, इसके बीच में चार्ज देखते हैं तो हमेशा क्या आएगा, माइनस में आएगा। एक प्लस है एक माइनस है, तो नेगेटिव चार्ज आएगा, इसलिए एनर्जी भी अंदर नेगेटिव रखी जाती है, मींस एनर्जी रिलीज होती है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, अगर ये मान लो नहीं समझ में आ रहा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जल्दी समझ में आ जाता है, क्योंकि जैसे जैसे हम पीरियड में चलेंगे, एक पीरियड में, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है। शुरू में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं होती, बहुत कम होती है। उसके बाद धीरे धीरे आप इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं, तो ये धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। इसी हिसाब से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी होता है। बस इसमें क्या है, एक केवल हैलोजन में ध्यान रखना होता है कि बहुत सारी चीजें और पर डिपेंड करता है, कि फ्लोरीन और क्लोरीन में अगर बात करें तो जनरली जब पीरियड में कोई चीज बढ़ रहा है, पीरियड में अगर बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ग्रुप में वो घटना चाहिए, ग्रुप में घटना चाहिए, लेकिन क्लोरीन का थोड़ा ज्यादा होता है, मींस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होता है, क्लोरीन से ज्यादा होती है, ये ध्यान रखना। कम होना चाहिए, बाकी सब में कम होता है, लेकिन क्लोरीन ऐसा इसलिए है क्योंकि फ्लोरीन के जो अंदर इनर ऑर्बिटल होता है वो S और P से बंधा होता है, इसकी वजह से वो थोड़ा सा कॉम्पैक्ट होता है,
और दूर का इलेक्ट्रॉन जल्दी से मीन्स अट्रैक्शन आपका कम मिलता है। क्लोरीन में ऐसा नहीं है, इसलिए क्लोरीन का थोड़ा सा ज्यादा है, वो हम बताएंगे अभी क्वेश्चंस में। इसी तरीके से यहाँ देखो केमिकल प्रॉपर्टीज है, मीन्स इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों एक जैसे ही हैं। उसके बाद में ये सारी चीजें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, ये हम कल डिस्कस कर चुके थे और इनसे क्वेश्चंस रह गए थे, वो हम करेंगे। यहां देखो उधर फिर केमिकल प्रॉपर्टीज आती है। केमिकल प्रॉपर्टीज में एक तो वैलेंस एंड ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। वैलेंस हमें पता है, वैलेंसी से लिया गया है। वैलेंस का मतलब है किसी के अंदर, वैलेंस का जो पुराना कॉन्सेप्ट है वो भी ठीक है, उसमें क्या किस तरीके रखा गया है। अगर इससे पीरियड वाइज हम बात करें, मीन्स अगर पीरियडिक टेबल में बात करें तो उसमें क्या होता है, आउटर मोस्ट सेल पर सारा कुछ डिपेंड करता है। अगर आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है तो एक उसकी वैलेंसी होती है, दो है तो दो होती है, तीन होती है तो तीन, चार है तो चार, पांच है, छह, सात, इस तरीके से अगर है। आठ वाले में तो होता नहीं है। तो यहाँ आपका +1 इसकी ज्यादातर, यहाँ +2, यहाँ +3 जनरली बात है। ये +4 या -4 दोनों हो सकता है। मीन्स 4 आपको ऐसे देख लेना है कि 4 होता है, प्लस हटा देना, प्लस माइनस बदल सकता है। यहाँ आपका 8 में से 5 -8 कर देते हैं, मीन्स -3 या 5 भी हो सकता है। इसी तरीके से यहाँ -2, क्योंकि 6 -8 हो जाता है, बाकी में -8 कर देते हैं, बाकी -8 कर देते हैं। तो ये -3, यहाँ -2, यहाँ पर -1, इसका 6 भी हो सकता है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, और 6, इसका और 7, इस तरीके से हम देखते हैं, और 5। तो इस तरीके से ये इसकी वैलेंसी का तरीका होता है कि वैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन है उस हिसाब से। ऑक्सीडेशन स्टेट इसी तरीके से किसी के साथ मिलता है, मीन्स ऑक्सीडाइज की उसे लिया गया है तो उसको वैलेंसी की तरह ही लेते हैं, क्योंकि न्यूट्रल एलिमेंट मान लेते हैं कोई अगर कंपाउंड टाइप का है, उसका टोटल 0 रखते हैं। फिर देखते हैं कि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज्यादा है उसको फिक्स कर देते हैं। जैसे हाइड्रोजन की सबसे ज्यादा होती है तो हाइड्रोजन की हमेशा -1 रखी जाती है। इसी तरीके से उसके पहले वाले की -2, -1, मीन्स ये ग्रुप मान लो ये हाइड्रोजन ग्रुप है तो फ्लोरीन -1 रहेगा। फिर उसके पहले क्या है, ऑक्सीजन -2 रहेगा, यहाँ -1 रहेगा। इसके पहले नाइट्रोजन है, -3 रहेगा। तो ये सब फिक्स रहेंगे। लेकिन अब आपको लगा N और F की बात है तो F की इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा, तो इसको फिक्स रखेंगे। वो सब हम एक एक क्वेश्चंस में अप्लाई करके करेंगे। फिर एनोमैलस बिहेवियर सेकंड पीरियड का दिखाया गया है। एनोमैलस बिहेवियर का मतलब क्या होता है, अपने ग्रुप से हटके, मीन सेकंड पीरियड की बात करें तो सेकंड पीरियड में एलिमेंट कौन कौन से हैं, बेरिलियम, बोरॉन, इस तरीके से हैं, सब लिख देते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, इस तरीके से हैं। और इनके बाद वाले जो ग्रुप हैं वो इस तरीके से सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, इस तरीके से। तो अब यहाँ क्या है, एनिमल्स का मतलब ये प्रॉपर्टी इसके साथ मिल रही है। इस अजीब सी बात है, ये प्रॉपर्टी इसके साथ मिल रही है, डायगोनल रिलेशन मिल रहा है। बोरॉन सिलिकॉन के साथ मिल रहा है। तो ये सब टाइप की प्रॉपर्टीज भी, क्योंकि केमिस्ट्री में कुछ ऐसा नहीं कि आपने रूल बना दिया तो वो रूल को फॉलो ही करें, हो सकता है कोई कोई ऐसा उसका एक्सेप्शन रहे। तो ये सब चीजें ध्यान रखनी है। केमिकल रिएक्टिविटी इसी तरीके से, केमिकल रिएक्टिविटी की बात करें तो रिएक्टिविटी में एस ब्लॉक वाले एलिमेंट वो काफी रिएक्टिव होते हैं। इसी तरीके से लास्ट में जो इनर्ट गैस के पास में है हाइड्रोजन वाले, वो रिएक्टिव ज्यादा होते हैं। उसके बीच में आप देखोगे डी ब्लॉक वाले बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, केमिकल रिएक्टिविटी जो शुरुआत में लेफ्ट में ज्यादा होती है, राइट में ज्यादा होती है, मिडिल में कम होती है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर ये सारे अप्लाई करके हम क्वेश्चंस को करेंगे। चलो अब शुरू करते हैं हम एक एक क्वेश्चंस। हमारा प्रॉब्लम 3.6 हुआ था, जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, टेक्स्ट बुक के अंदर क्वेश्चन है। प्रॉब्लम 3.6 था, द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन एंथैल्पी पर था। उसके बाद में 3.7 था, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यही से हम शुरू करते हैं। देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एनसीईआरटी ने नेगेटिव का लिया है, ध्यान रखना। तो कुछ प्रॉब्लम हम बात करते हैं, प्रॉब्लम 3.7 की, पहला जो क्वेश्चन है। तो यहाँ पर डेल्टा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात है, इसको इन्होंने नेगेटिव लिया है। मोस्ट नेगेटिव कौन सा है ये दिखाया गया है। तो जिस तरीके से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, मींस हम पीरियड में चलते रहेंगे, पीरियड में सबसे लास्ट में जो होगा हाइड्रोजन तक, उसमें सबसे लास्ट में मींस हाइड्रोजन की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। और जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे, मींस टॉप टू बॉटम जाएंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाएगी। तो ये ध्यान रखना है। जहां तक इनर्ट गैस की बात है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वहां पर माइनस ना होकर पॉजिटिव होती है, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन को गेन कराना, मींस इलेक्ट्रॉन को प्लस कराना काफी मुश्किल काम होता है। तो इलेक्ट्रॉन इसलिए बहुत ज्यादा एनर्जी की हमें और जहां वहां रिक्वायरमेंट होती है, तो इसलिए
इनर्ट गैस का हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर कहीं पर दे रखा है तो इनर्ट गैस की जितने भी आपके इनर्ट गैस हैं मीन्स हीलियम, जो भी यहाँ हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन और रेडान है, ये जितने भी हैं इनका हमेशा पॉजिटिव रहेगा। इनका जो भी आपका डेल्टा, ये वैल्यू डेल्टा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, H मीन हीट होता है, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। बाकी किसी का पॉजिटिव नहीं होता, बाकी नेगेटिव होता है। तो यहां देखते हैं एक एक करके क्वेश्चंस। प्रॉब्लम 3.7 में यही कहा गया है कि आपको ये पता करना है कि कौन सा इसको विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सबसे कम किसकी है एंड सबसे ज्यादा किसकी है, नेगेटिव लगा दिया गया है। नेगेटिव में किसकी सबसे ज्यादा है और साथ में क्या है कि और साथ में दे रखा है एंड लीस्ट नेगेटिव किसका है, और आपको दे रखा है पी क्लोरीन है और PsCl है, PS फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और फ्लोरीन, ये इस तरीके से है। तो अब यहां देखो उधर अगर हम इस देखें तो आपका ये कौन सा पीरियड बन रहा है, पीरियड थर्ड पीरियड के एलिमेंट है। F को छोड़ दें तो F वाला तो आपका पहले वाले में है, बाकी दूसरे वाले में है इस तरीके से Na, Mg, Al, Si। तो यहां देखो एक तो आपका ये है बस PsCl Ar, ये वाला है, इसको हम छोड़ देते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के केस में। तो यहां पता है अगर इस तरीके से देखें तो ऐसे बढ़ता जाएगा तो क्लोरीन का यहां पर सबसे ज्यादा है और क्लोरीन का सबसे ज्यादा है और S इस तरीके से, तो 3 का तो हमें पता है। अब जैसे जैसे नीचे आएंगे इसका कम होगा, मीन्स फ्लोरीन का ज्यादा होना चाहिए। इसके ऊपर फ्लोरीन है तो फ्लोरीन का ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि उसका रीजन क्या है एक्सप्लेन भी करना है। इसीलिए उसका रीजन ये है कि फ्लोरीन में हमेशा क्या होगा, फ्लोरीन में जो प्रॉब्लम आती है, फ्लोरीन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 9 होता है इसका एटॉमिक नंबर। तो 9 एटॉमिक नंबर का करेंगे तो 1s2 या आपका 2s2, उसके बाद में क्या होगा 2p, यहाँ देखो 2p5, ये इस तरीके से बनता है। तो अब जो कवर कर रहा है ये 1s2 2s2 से कवर हो रहा है ये। तो यहाँ प्रॉब्लम क्या आती है, जो p ये जो बंधा हुआ है वो केवल p से बंधा हुआ है। तो जब हम एक इलेक्ट्रॉन इसको गेन कराने की कोशिश करते हैं, मान लो एक इलेक्ट्रॉन इसको गेन कराते हैं और क्लोरीन में अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन कराना है तो क्लोरीन में इजिली हो जाता है, मीन्स क्लोरीन में जल्दी हो जाता है, इसलिए जल्दी ये ज्यादा एनर्जी रिलीज कर देता है। यहाँ ज्यादा हमें एनर्जी की जरूरत नहीं होती, मीन्स हमारी अपनी एनर्जी ज्यादा नहीं लगती, जो कुछ है वो रिलीज ही होता है, इसलिए क्लोरीन का ज्यादा हो जाता है क्योंकि बड़ा एलिमेंट होने के नाते। वो आप आगे पढ़ोगे क्या क्या रीजन, और भी रीजन है, स्किलिंग इफेक्ट भी यहाँ पर थोड़ा बहुत काम करता है। तो इसलिए क्या होता है सबसे ज्यादा, तो यहाँ जो ग्रुप बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, PS और Cl सबसे ज्यादा होगा, F उसके पहले आ जाएगा क्योंकि इसमें थोड़ा थोड़ा सा अंतर होता है। तो ये आप टेबल भी बनाई गई है। तो इस तरीके से सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए तो सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्लोरीन की है और सबसे कम किसकी है, फास्फोरस की है। तो ये लीस्ट है, ये मोस्ट है, ये कहा गया है 3.7 में एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 3.8 है, यूजिंग द पीरियोडिक टेबल प्रेडिक्ट द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स which might be formed by the following pairs of elements। अब ये कहा गया है कि इन एलिमेंट से अगर कोई चीज बना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। बेसिक चीज है कि अब आपको क्या करना है, जो आप बचपन से करते आए थे, बहुत से लोग याद करते थे। अब यहाँ देखो पीरियोडिक टेबल से आपको कंपाउंड कैसे बनते हैं वो बताया गया है। तो देखो इधर शुरू से आप फर्स्ट सेकंड में मतलब 6-7 से पढ़ते थे तो याद करते थे। तो यहाँ देखो पीरियोडिक टेबल पता चल गया। तो आपको 3.8 में कहा गया, प्रॉब्लम 3.8 प्रॉब्लम चल रहा है, एक्सरसाइज नहीं है। प्रॉब्लम 3.8 में कहा गया है, सबसे पहले अगर दे रखा है आपको सिलिकॉन दे रखा है, सिलिकॉन हम सिंबल लिख रहे हैं, सिलिकॉन और ब्रोमीन दे रखा है। तो आप देखो इसका क्या फॉर्मूला होगा, और बी ऐसे दे रखा है कि इससे जो कंपाउंड बनेगा उसका क्या बनेगा, बी ऐसे दे रखा है, एल्युमिनियम दे रखा है और सल्फर दे रखा है और सल्फर दे रखा है एस। अब आप देखो ध्यान से, ये तो क्या है यहाँ पर, आप इसके देखो सिलिकॉन का क्या एटॉमिक नंबर होगा, अगर एटॉमिक नंबर है तो आप आसानी से पता कर लोगे। तो आप देखो एल्युमिनियम के बाद में होता है नम-गल-सी, एल्युमिनियम का 13 होता है, ये हम लिख देते हैं, एल्युमिनियम का 13 होता है, इसका 14 होता है। इसी तरीके से आपका ये सल्फर का कितना होगा, फास्फोरस के बाद में है, ऑक्सीजन ग्रुप का है, इसका 16 होता है। तो इस तरीके से देखें ब्रोमीन का भी, ब्रोमीन की उसे जरूरत नहीं है,
और अगर जरूरत है आप करना चाहो तो किस ग्रुप का है, ये हाइड्रोजन ग्रुप का है। हाइड्रोजन में क्या होता है, क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन के नीचे ब्रोमीन, तो इसका 17 होता है, इसका 35 होगा, तो ये 35 वाला नंबर है, इसका 9 होता है। तो आप देखो उधर यहां पर सब कर पता है क्रिप्टन का 36 होता है, उससे कम। अब आप देखो यहां ध्यान से देखो तो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, आप वैसे पुराने वाले से भी देखो तो कितना आउटर मोस्ट में आ जाएगा, 2, 8, 10 हो गया, कितना होगा 4। किस फैमिली का है वैसे अगर पता हो तो कार्बन फैमिली का है, ये 14 ग्रुप वाले एलिमेंट का है। इसी तरीके से ये हैलोजन का है, तो इसके पास क्या आउटर मोस्ट में क्या आएगा, जब इसको करोगे तो 2, 8, 8 2 10 आ गया, 18, 18 10 28 हो गया, यहाँ 7 होता है, -1 आएगा। तो अब इसी तरीके से इसका देखो तो क्या आ जाएगा 2, 8, 1। हम पुराने वाले मेथड से देख रहे हैं क्योंकि ये तो आपका सेल में तो पता ही है। इसी तरीके से इसको देखेंगे तो ये आपका ऑक्सीजन फैमिली का है, ऑक्सीजन फैमिली का क्या जाएगा 2, 8, 6। तो आप देखो इसकी वैलेंसी कितनी आएगी, ये आपकी वैलेंसी कितनी है, 4 वैलेंसी वाला है। इधर कितनी वैलेंसी है, 1 वैलेंसी है, इसी क्योंकि -1 7 दे रखा है। इसकी वैलेंसी कितनी है 2, 8, 3। यहाँ वैलेंसी कितनी है 3 में, ये वैलेंसी -2 है, ऑक्सीजन फैमिली का है, 6 6 -8 करके। तो आप देखो कंपाउंड कैसे बनाएगा, Si का 4 है, Br ब्रोमीन का 1 है, तो क्या बन जाएगा SiBr4। 4 ब्रोमीन लगेंगे तब जाके ये बन पाएगा। तो सिलिकॉन के साथ क्या आ जाएगा, सिलिकॉन ब्रोमीन 4। इसी तरीके से एल्युमिनियम की 3 वैलेंसी है, तो Al 3 और सल्फर 2 है, तो Al2 करोगे, S3 करोगे, जिससे ये भी 6 हो जाए और ये आपका 3 2 6 हो जाए। मीन्स आपको यहाँ 6 पूरा करना है, 3 2 जा और यहाँ 2 3 जा कर दो, 2 इधर ले और 3 इधर, जैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं 10th में। तो ये आपको प्रॉब्लम 3.8 था। तो ये वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर पर क्वेश्चन था, इससे कि कंपाउंड बनते कैसे हैं। तो आउटर मोस्ट में अगर 4 हैं तो वैलेंसी 4 होती है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। ये हमने पुराना नियम लगा दिया। NH2 से कॉन्फ़िगरेशन दूसरे मेथड से भी कर सकते हो, SPDF वाले से भी। इसी तरीके से प्रॉब्लम 3.9 है। 3.9 में कहा गया आर द ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कोवैलेंसी ऑफ एल्युमिनियम इन AlCl, रखा Al एल्युमिनियम, फिर क्लोरीन, और साथ में कहा गया है H2O का होल पावर 5, और ये आपका पूरा दे रखा है 2+। ये कहा गया ऑक्सीडेशन स्टेट, और इसका अगर ऑक्सीडेशन स्टेट कहा जाए मतलब ऑक्सीडेशन नंबर और कोवैलेंसी क्या दोनों एक ही हैं, तो ये जरूरी नहीं, कोवैलेंसी तो फिक्स रहता है, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट देखो यहाँ अगर हम देखें तो पूरे का क्या दे रखा है 2 मीन्स Al का प्लस में Cl का प्लस में 5H2O, इन सबका अगर वैलेंसी देखें तो 2 आना चाहिए, प्लस में 2 आना चाहिए। तो Al का हम पता करना है, मान लो X है। क्लोरीन हमें पता है, क्लोरीन हाइड्रोजन है तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हाइड्रोजन अगर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसका -1 फिक्स रहेगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा X -1, ये आपका 0 है क्योंकि कंपाउंड है पूरा H2O, तो ये 0 आ गया इक्वल टू 2। तो इस तरीके से देखें X इक्वल टू क्या आ गया प्लस में 3, तो पता चल गया कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसका, ऑक्सीडेशन स्टेट एल्युमिनियम का क्या है, एल्युमिनियम का +3 है। ये चला लेकिन वैलेंसी देखो, वैलेंसी कितने ले रहा है 5, तो इसको ले रहा है, और यहाँ क्लोरीन का है या एल्युमिनियम का यहाँ देख लो। तो ये बैलेंसी किस पर डिपेंड करता है, बैलेंसी बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। मीन्स उसका अपना आउटर मोस्ट सेल तो है ही है, इसके साथ साथ ये डिपेंड करता है कि जो है हाइब्रिडाइजेशन पर भी डिपेंड करता है। मीन्स इसको ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ साथ हाइब्रिडाइजेशन पर भी डिपेंड करता है। तो जब ये हाइब्रिड करेगा, एल्युमिनियम को आप देखो हाइब्रिड कराओगे तो एल्युमिनियम का क्या है 13 को जब आप लिखोगे तो 1s2 2s2 2p6, यहां तक तो ये आपका मिल गया कौन सा आर्गन, ये 10 वाला नियॉन मिल गया। ये नियॉन के बाद में मीन्स ये जब 10 हो जाएगा उसके बाद में क्या आएगा 3, तो 3 क्या आ जाएगा इसमें 3s2 और 3p1। अब यहां प्रॉब्लम क्या है कि p के पास कितना है, इसमें पूरा 5 खाली है, इसके साथ अभी 5 खाली है, तो ये 5 पेयर और बना सकता है। तो इसीलिए ये नहीं कह सकते, इसका मतलब बैलेंस को, इसके बैलेंसी ज्यादा हो सकती है, 5 तो हो ही सकती है यहाँ पर इसको पूरा करने के लिए। या इसमें देख s करेक्टर, s ऑर्बिटल कितनी बार गया है, तो 6 भी हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा इसकी होती ही 6 है, क्योंकि यहाँ पर क्या आ जाएगा s वाला भी sp हाइब्रिडाइजेशन बना के
और 6 दे देता है। तो वैलेंसी डिपेंड करती है इसके हाइब्रिडाइजेशन पर। ऑक्सीडेशन स्टेट इसका +3 है तो दोनों एक नहीं होते। इसी तरीके से जैसे यहाँ इस केस में 1 और 5 ये 6 वैलेंसी दिखा रहा है, तो 6 वैलेंसी यहाँ पर ये दिखा रहा है, जबकि ऑक्सीडेशन स्टेट 3 ही है। प्रॉब्लम 3.9 के बाद में प्रॉब्लम है 3.10। 3.10 में कहा गया है so that the chemical reaction with water of Na2O is a basic oxide and Cl2O7 is an acidic oxide। कहा गया chemical reaction with water that Na2O is a basic oxide। चलिए वो Na2O प्लस आप H2O करोगे, मीन्स क्या है, कहने का मतलब इनका ये है कि जितने मेटल वाले ऑक्साइड हैं वो एसिडिक होते हैं। मीन्स पता है ऑक्सीजन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, मीन्स ऑक्सीजन नॉन मेटल की तरफ का है तो रिएक्टिव रहेगा, तो उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। तो जो मेटल के जितने ऑक्साइड हैं वो सबके सब बेसिक होते हैं। और इसी तरीके से जो फ्लोरीन वाले मीन्स जो राइट में लिखे गए हैं वो नॉन मेटल्स के जितने ऑक्साइड हैं वो सबके सब एसिडिक होते हैं नेचर में। तो ये दिखा रहा है। तो यहाँ देखो जब इसको करोगे तो क्या आ जाएगा 2Na, यहाँ पर रिएक्शन क्या जाता है 2NaOH आ जाता है। तो ये 2NaOH क्या है, बेसिक है, OH आ गया। तो इसका मतलब क्या है, ये इसका नेचर क्या है, बेसिक। जो सोडियम ऑक्साइड है वो वाटर के रिएक्शन करने के साथ में बेसिक दे रहा है, तो इसका बेसिक नेचर है। इसी तरीके से कहा गया Cl2O7। अब Cl2O7 ये जब H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे H2O के साथ में तो क्या बनाएगा, तो यहाँ HCl करके बना रहा है, क्या बन जाएगा, इधर HCl और कुछ बन जाएगा, HClO8 बन रहा है, मीन्स O4 करके कुछ बन रहा है, ट्वाइस ऑफ HClO4, 2 Cl हो गया और यहाँ पर 7 और 1 8 हो गया और 2 H बन गया। तो ये इस तरीके से हाइड्रोक्लोराइड टाइप का बन रहा है। तो ये आपका एसिडिक नेचर का बन रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये इसका नेचर एसिडिक है। तो जितने भी नॉन मेटल्स के ऑक्साइड हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं और बाकी इसके बेसिक नेचर के होते हैं अगर मेटल्स के पूछे जाए। तो ये इतने क्वेश्चन थे, ये सब बुक में देख लेना। इसके बाद में क्या है, केमिस्ट्री में कुछ याद भी करना पड़ता है, लेकिन कोशिश करना याद कम से कम करना पड़े, क्योंकि याद की हुई चीज ज्यादा देर तक नहीं रहती माइंड में, इसलिए सेट करने की कोशिश करना कि क्या किस तरीके से है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 तक हमारा हो गया था, क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। तो शुरू करते हैं एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर यूनिट 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज पर क्वेश्चन नंबर 16 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा हो गया था, क्वेश्चन नंबर 16 कहा गया है। इसी में हम जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हमने कम बताया है वो चीजें हम एक्सप्लेन करते रहे, क्योंकि ऑलरेडी है, 2 बार करने से जरूरत नहीं है। यहां कहा गया सबसे पहले अमंग द सेकंड पीरियड एलिमेंट्स द एक्चुअल आयनाइजेशन एंथैल्पीज आर इन द ऑर्डर लिथियम, बेरिलियम, ये है मींस लिथियम, और उसके बाद में बी, उसके बाद बीई, फिर कहा गया कार्बन, फिर कहा गया ऑक्सीजन, फिर कहा गया नाइट्रोजन, फिर फ्लोरीन और लास्ट में नियॉन। इन्होंने ये कह रहे हैं जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है उसका जो ऑर्डर है वो ये दे रखा है, ठीक है। अब आप देखो, लेकिन हमने क्या किया, जनरल में हम क्या कहते हैं कि जिस तरीके से हम एक पीरियड में बढ़ेंगे तो पीरियड में किस तरीके से, देखो पीरियड इसका कैसे चलता है, लिथियम, लिथियम के बाद क्या होता है बेरिलियम, बेरिलियम के बाद क्या होता है बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, फिर नियॉन, ये ऑर्डर होता है। तो होना ये चाहिए, क्योंकि हम ज्यादातर जल्दी में क्या कर देते हैं कि जैसे जैसे हम पीरियड में बढ़ेंगे हमारा जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नहीं, क्या कहा गया है यहाँ पर, डेल्टा IH मतलब आयनाइजेशन एनर्जी, ये कर डेल्टा IH आपका ये बढ़ना चाहिए, मींस जैसे जैसे हम पीरियड में एक पीरियड में बढ़ना चाहिए। लेकिन यहाँ कहीं कहीं प्रॉब्लम कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है, तो देखो इधर लिथियम का सबसे कम है, ठीक है, लेकिन बेरिलियम और बोरॉन में अगर ध्यान से देखें तो देखो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर देखें तो इसका 3 होता है, ये 4 है, ये 5 है, इस तरीके से है। तो बेरिलियम का 4 है, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2। इसी तरीके से बोरॉन की बात करें तो बोरॉन में क्या आएगा, बोरॉन का 5 है, 1s2 2s2, यहाँ 2p1। तो जब हम इसको देखेंगे तो 2s2 वाला मींस s वाला तो एक ही है, p वाले के पास क्या है 3 ऑर्बिटल है,
तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है और s वाला पूरा है। तो आप देखो ध्यान से, इसमें क्या है, यहाँ पर इसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन जो दोनों स्पिन के साथ होते हैं तो निकालना काफी मुश्किल काम होता है। आउटर मोस्ट का यहाँ इलेक्ट्रॉन निकालना काफी डिफिकल्ट काम है, इसलिए हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, जबकि बी में आसानी से मिल जाएगा। तो इसीलिए क्या होगा, बेरिलियम का डेल्टा एच, डेल्टा आई एच ज्यादा होता है बोरॉन से। ऐसा इसलिए क्योंकि बोरॉन में बहुत इजीली एक इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में, वो पी सबसेल में है, वो आराम से निकल जाता है। ये आपका उसी तरीके से जैसे आप यहाँ ये 1 करते हो, ये 2, अब 2 वाले में 2 बने हुए हैं, ये क्लाउड टाइप का बन जाता है। एक एस होता है और एक इसी में पी होता है। तो आप देखो पी वाला, जो पी वाला आसानी से निकल जाएगा, एस वाला बच जाएगा। तो इसमें ये मतलब बोरॉन ये है, तो इसमें क्या आ जाएगा, इसका मतलब ये जो रूल है ये बी का ज्यादा होगा, क्योंकि बी में ज्यादा मुश्किल पड़ेगा। यहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉन डालना, इलेक्ट्रॉन निकालना यहाँ मुश्किल काम है, जबकि यहाँ पर आसान है। इसी तरीके से और देखें हम कार्बन कार्बन इस तरीके से देखें 2p2 आ जाएगा। ऑक्सीजन और इसमें देखते हैं नाइट्रोजन में, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, देखो ये 6 है, 7 है। तो नाइट्रोजन का आप देखोगे तो नाइट्रोजन में अगर देखो तो नाइट्रोजन का इसी तरीके से करोगे 1s2 2s2, उसके बाद 2p3 आ जाता है। 2p3 जब आप करोगे तो s वाला तो ठीक है, s वाला तो पूरा कंप्लीट हो गया। अब p में क्या है, हुंस रूल कहता है कि एक एक इलेक्ट्रॉन हम पहले देंगे। तो आप देखो px वाले में, py वाले में और pz वाले में, ये तीनों के तीनों ऑर्बिटल किस तरीके से भरे हुए हैं, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो हाफ फील्ड आपका जितना ये आपका सबसेल है वो हाफ फील्ड है। हाफ फील्ड का मतलब क्या, 2-2 होने चाहिए। अगर एक एक है तब भी ये स्टेबल की तरह काम करेगा। यहां भी आपका इससे इलेक्ट्रॉन लेना मुश्किल काम है, तो मुश्किल काम है, इसका मतलब यहां ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी। और ऑक्सीजन में जबकि आसान है, ऑक्सीजन में एक ज्यादा होता है, तो 2p4 लास्ट में हो जाता है ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन में 2p4 हो जाएगा, तो 2p4 हो जाएगा तो 3 बनाने में आसानी रहेगी, वहां पर 3 आसानी से बन जाएगा और हमें एक ये दे देगा। एक यहां से रिमूव करना मुश्किल है, तो आसान है यहां से। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इसमें इन दोनों के केस में देखें तो यहां पर भी वही है कि नाइट्रोजन को ज्यादा एंथैल्पी डेल्टा एच ज्यादा होगा और ऑक्सीजन का कम होगा। तो ये यही दोनों बदल गया है यहाँ पर ON और ये आपका ये BB। बाकी सब वही रूल है और कोई चेंज नहीं। मीन्स यहाँ पर चेंज एक हो गया है इन दोनों में और एक इन दोनों में चेंज हो गया, बाकी वही रूल चल रहा है। तो यही कहा गया क्वेश्चन नंबर 16 में 3.16 करके है ये बनाया गया, कहा गया बेरिलियम हैज हायर डेल्टा IH मींस आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा क्यों है बोरॉन से, तो इसलिए है ये बताया कि बोरॉन का जो आउटर मोस्ट है वो s ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में है और दोनों के दोनों फील्ड है, जबकि बोरॉन में क्या है, बेरिलियम में तो ये है, बोरॉन में क्या है, आउटर मोस्ट में p सबसेल में है, एक इलेक्ट्रॉन बचता है, उसको निकालना आसान होता है, इसलिए बोरॉन का आयनाइजेशन एंथैल्पी बेरिलियम से कम है। इसी तरीके से O हैज लोअर डेल्टा HI देन N एंड F, यहां भी वही बात है। N और F का तो पता है ही कि F तो ज्यादा रहेगा क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन निकालना ये तो ज्यादा रहेगा उस ग्रुप में है। O और N का चेंज कर देंगे तो उसकी वजह से यहां भी, तो ये था क्वेश्चन नंबर 16 था। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 में कहा गया कि हाउ वुड यू एक्सप्लेन द फैक्ट दैट द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम इज लोअर देन दैट ऑफ द मैग्नीशियम। कैसे आप कहोगे कि सोडियम का आयनाइजेशन एंथैल्पी मैग्नीशियम से ज्यादा है, जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है। इस हाउ वुड यू एक्सप्लेन द फैक्ट दैट द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम इज लोअर देन दैट ऑफ मैग्नीशियम बट इट्स सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज हायर देन दैट ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, कहा गया यहां पर कि सोडियम का, यहां सोडियम है, अब सोडियम में देखो क्या है, सोडियम का अगर देखें तो 281 या 1s2 से देखो, 1s2 वाले से यहां पर 1s2 2s2, उसके बाद 2p6, यहां तक आपका 10 पूरा हो जाता है, ये 10 पूरा हो गया, 9 पूरा हो गया। लास्ट में क्या है, यहाँ पर तीसरे पीरियड का 3s1 है, तो 3s1 है तो देखो बड़ा आसानी से इसका एक इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है। एक इलेक्ट्रॉन यहां से हम रिमूव कर सकते हैं, माइनस एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करके और यहाँ Na+ बना सकते हैं। तो यहाँ क्या होगा, जब आसानी से निकल रहा है तो इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा, कुछ कमी आएगा, डेल्टा H ज्यादा नहीं होगा क्योंकि आसानी से मिल रहा है।
इसी तरीके से अगर Mg की बात करें तो Mg में देखो क्या है, Mg में क्या है, किस तरीके से वहां लास्ट में क्या आ जाएगा, नियॉन तो रहेगा ही रहेगा यहां तक। उसके बाद इसमें 3s2 रहेगा क्योंकि इसका 12 होता है एटॉमिक नंबर। अब 3s2 रहेगा तो s क्या है, कंप्लीट है। अब इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालना कितना मुश्किल काम है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, जो Na का डेल्टा एच आई है, ये डेल्टा एच, अगर इसमें बात करें तो इसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या आएगा, Mg प्लस मीन्स अब क्या आ जाएगा, 3s1 आ जाएगा। 3s1 का मतलब अब ये इसके जैसा होगा। तो अब देखो उधर इसमें क्या है, इसमें आपको निकालना मुश्किल काम है। 2 इलेक्ट्रॉन निकालना तो आसान काम है, लेकिन एक निकालना बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि कंप्लीट है, ये दोनों ही अपोजिट स्पिन के हैं, प्लस आप माइनस एफ के फॉर्म में, तो निकालना मुश्किल काम है। इसकी वजह से क्या होगा कि ये लोअर होता है। लोअर मतलब क्या होगा, बहुत कम एनर्जी की जरूरत है, रिक्वायरमेंट है, जबकि Mg में ज्यादा जरूरत है। अब सेकंड की बात करें तो आप सेकंड देखो Na प्लस बन गया है, Na प्लस बन गया तो Na प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन, 1s2 मीन्स 1s2, और इस तरीके से 2s2 2p6, ये कंप्लीट हो गया मीन्स ये जिनॉन, ये आपका किसके जैसा, नियॉन जैसा बन गया। अब नियॉन जैसा बन गया तो अब इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही मेहनत का काम है जितना ही कि इनर्ट गैस से निकालना। तो डेल्टा IH इसका बहुत ज्यादा होगा, ये बहुत ज्यादा ग्रेटर होगा। जबकि Mg में क्या है, Mg में इसको बनाना है क्योंकि इसके पास Mg प्लस के पास क्या था, Mg प्लस के पास एक था 3s1, इधर आपका नियॉन, और 3s1 था। अब एक इलेक्ट्रॉन इससे निकालना काफी आसान काम है जिससे ये नियॉन का स्ट्रक्चर बन जाए। तो यहां पर अब ये आसान बन जाएगा Mg2 प्लस। तो इसीलिए क्या होता है कि सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी Mg का आसान होता है, जबकि सोडियम का काफी मुश्किल काम है क्योंकि आप इनर्ट गैस से निकाल रहे हो। जबकि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी सोडियम का बहुत इजीली मींस इजीली इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि आपके पास जो यहाँ पॉजिटिव की बात करते हैं, क्योंकि एनर्जी हमें देनी होती है तो इसलिए हमें क्या मिलता है, बहुत कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। लोअर आयनाइजेशन एंथैल्पी है जिसमें आसानी से इलेक्ट्रॉन में निकल आए, उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है, और जिसमें मुश्किल पड़े उसमें ज्यादा होती है। मींस कितनी एनर्जी की जरूरत है, इनपुट कितनी इसकी जरूरत है। 19th क्वेश्चन देखो, 19 में कहा गया द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू इन किलो जूल पर मोल ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट। ग्रुप 13 एलिमेंट में कौन कौन, बोरॉन जिसका दे रखा है उसी का दे रखे, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, टाइटेनियम और इंडियम है, इंडियम, और लास्ट में क्या दे रखा है, थैलियम ग्रुप में दे रखा है। ये इस तरीके से दे रखा है ग्रुप 13 के एलिमेंट, ग्रुप 13 के एलिमेंट दिए हुए हैं। तो ग्रुप 13 का एलिमेंट बोरॉन, बोरॉन का कितना है, एटॉमिक नंबर 5 है, फिर 13 है, 13 एल्युमिनियम का होता है, 5 बोरॉन का होता है। इसी तरीके से गैलियम का हो जाएगा 31 गैलियम का होगा 31, और इसका हो जाएगा 49, 18 जोड़ देंगे, और उसके बाद में थैलियम का आ जाएगा 32 और जोड़ देंगे इसमें, तो 32 81 हो जाएगा। तो ये इस तरीके से दे रखा है क्योंकि एटॉमिक नंबर भी जानना जरूरी है जब हम कोई चीज स्टडी कर रहे हैं। तो ये आपका ग्रुप नंबर 13 की बात है। ये लास्ट में आप जान 113 जरूर आएगा क्योंकि 113 वाला जो भी नाम हो और 13 वाला दोनों ही ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट होंगे। तो ग्रुप नंबर 13 का कहा गया है। अब इसे कहा कुछ एक्सप्लेन क्या करना है, Bl और ये सबके दे रखे हैं। कहा गया आयनाइजेशन एंथैल्पी 801 है बोरॉन का, इसका 801 है। उसके बाद में 577 है, 577 है, यहां पर 579 है, और इसी तरीके से 558 है, 558 है, और उसके बाद में 589 है। ये इतने का दे रखा है, इसका नहीं दे रखा। तो आप देखो ध्यान से, तो होना क्या चाहिए आयनाइजेशन एंथैल्पी, जैसे जैसे हम पीरियड में आगे बढ़ते हैं बढ़ता है, और जैसे जैसे इधर घटना चाहिए, लेकिन सब नहीं घट रहे हैं। अगर ध्यान से देखो तो यहां पर ये घटना चाहिए लेकिन ये बढ़ रहा है, ये इंक्रीज कर गया है। इसी तरीके से यहां पर भी आपका ये इंक्रीज कर गया है। तो ऐसा क्यों हुआ है? तो देखो आयनाइजेशन एंथैल्पी बुक में पढ़ोगे, आयनाइजेशन एंथैल्पी 2 पॉइंट पर डिपेंड करता है। पहली चीज तो इसलिए डिपेंड करता है कि आपका फोर्स ऑफ जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन को कितना अट्रैक्ट कर पा रहा है। मीन्स एक तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर डिपेंड करता है, और दूसरी चीज क्योंकि वहीं से एनर्जी आएगी, जब फोर्स होगा तभी एनर्जी होगी। तो एक तो इस पर डिपेंड करता है कि आपका जो न्यूक्लियर चार्ज है, यहाँ पर ये न्यूक्लियर चार्ज है, जो न्यूक्लियर चार्ज है जो न्यूक्लियस में है वो और इलेक्ट्रॉन इसके बीच में जो फोर्स है उस पर काम वो कितना है, उस पर सारी चीज डिपेंड करती है। तो पहला चीज तो न्यूक्लियर चार्ज,
इस पर डिपेंड करता है। और दूसरा पॉइंट होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, ये ध्यान देना है। स्क्रीनिंग या फिर शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। ये क्या होता है, इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट, ये सब कुछ बुक में दे रखा है, लेकिन यहाँ हम इसको जरूरत है तो बता रहे हैं, क्योंकि थ्योरी में हमने ज्यादा नहीं इसलिए करा था। इसका मतलब ये होता है कि जब आप कोई चीज यहाँ पर आप कोई चीज, ये मान लो आपका न्यूक्लियस है, एनयू लिख देते हैं, और ये आपका बीच में बहुत सारे सेल्स हैं, एनर्जी लेवल्स हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन जिससे अट्रैक्शन कर रहा है वो आउटर मोस्ट में होता है। यहाँ मान लो ये क्लाउड है, इस आउटर मोस्ट में है, तो आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन के बीच में मीन्स यहां से ये जब अट्रैक्ट तो तब करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला वही लगेगा, K इंटू Q1 Q2। Q1 का वैल्यू मान रखते हैं, मान लो यहाँ इसके पास कितना एटॉमिक नंबर Z है, तो Ze चार्ज होता है, तो Ze इसके पास न्यूक्लियस के पास चार्ज है, बाहर वाला इलेक्ट्रॉन या आउटर मोस्ट का E माइनस डिवाइडेड बाई यहाँ R स्क्वायर जो इनके बीच में डिस्टेंस है, उस पर डिपेंड करता है कूलॉम्स लॉ से। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि जो बीच वाले हैं मीन्स ये वाले हैं, ये क्या करेंगे, ये इसको सीड का काम करते हैं। सीड का मतलब क्या है, इसको रोकते हैं। मीन्स ये आपस में जो इलेक्ट्रॉन है ये रिपल्स करेंगे और इतना इंटरवीन करेंगे कि इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर देंगे। इस इफेक्ट को कहते हैं सील्डिंग इफेक्ट, या फिर हम कह देते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो जितना ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा मीन्स जितना ज्यादा इंटरवेंशन होगा फोर्स के बीच में, जितना ज्यादा इंटरवेंशन होगा उतना ही आपका इफेक्टिव फोर्स कम होगा। तो इंटरवेंशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्रीनिंग इफेक्ट पर है। तो आपका जो स्क्रीनिंग इफेक्ट तो इस पर डिपेंड करता है। मींस होता क्या है, जो बीच वाले हैं, बाहर वाला इलेक्ट्रॉन को ये अट्रैक्ट करना चाहिए, तो बीच वाले जो आपके सेल्स हैं ये इसको डिस्टर्ब करते हैं। मींस ये उतना फोर्स नहीं लाने देते जितना होना चाहिए, तो इसकी वजह से कुछ कम हो जाता है। तो यहाँ यही प्रॉब्लम है। यहाँ जैसे बोरान की बात करें तो बोरान का पहले बताया, बोरान का 5 होता है। 5 जब करोगे तो 1s2 2s2 और आपका कितना आ जाएगा, 5 एटॉमिक नंबर है, 5 का क्या जाएगा 2p1। तो यहाँ देखो एक इलेक्ट्रॉन निकालना है बोरान में, तो ये बाकी सब में वही बात है, लेकिन है क्या, ये पहले वाला क्या है, s और p से बंधा हुआ है। इसमें आपका इसके पहले वाले s वाले सब हैं, तो s वाले से बंधे हुए हैं। अब s वाले बंधे हुए हैं तो यहाँ पर जब s से बंधा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ठीक ठीक लग रहा है, क्योंकि s तो सही से बांध लेगा। इसी तरीके से जब p और d से बंधेगा तो p में क्या होगा, p कमजोर होगा। मीन्स जैसे जैसे आप जाओगे s ज्यादा मजबूत होता है, p d f, क्योंकि जैसे जैसे जाओगे स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होगा, s का सबसे ज्यादा होता है, p का उससे कम होता है, d का और कम होता है, f का और कम होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि s के पास क्या है, s के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो जब 2 इलेक्ट्रॉन है तो जल्दी से बांध देगा, ये मींस इसको बाउंड कर देगा न्यूक्लियस के साथ में। p वाले के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा तो आपस में रिपल्सन भी होगा। इसकी वजह से p में स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा ये इफेक्ट डालता है, मींस आयनाइजेशन को कम कर देता है। मींस ये अगर उल्टा करें तो स्क्रीनिंग इफेक्ट f में ज्यादा होता है, इसका मतलब नेगेटिव, f में ज्यादा नेगेटिव होता है। आप उल्टा करना चाहो तो ये ज्यादा नेगेटिव होता है। इसी तरीके से ये आपका देखोगे डी उससे कम नेगेटिव होता है। अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट की बात करो तो उल्टा हो जाएगा। अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट की बात करें तो यही चीज उलट जाएगा कि स्क्रीनिंग इफेक्ट किसमें ज्यादा है। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या करके फ्रिक्शन की तरह है, तो ये रोकता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब फ्रिक्शन, जिसको साइंस में पढ़ते हैं, फिजिक्स में, तो फ्रिक्शन की तरह ही है। तो ये उल्टा हो जाता है, एफ का सबसे ज्यादा होता है, फिर डी का, फिर आपका पी का, फिर एस का। मीन्स एस वाला को नहीं ज्यादा फर्क नहीं पड़ता इससे, इसलिए एस वाले में क्या होता है, ये आपका ज्यादा एनर्जी यहाँ रहता है। मीन्स हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, जो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो पूरा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। जो फोर्स इनके बीच में वो सारा कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ इसी तरीके से देखो तो एल्युमिनियम में क्या है, एल्युमिनियम में 3 एलिमेंट होते हैं, तो 577। अब गैलिनियम में जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो होता क्या है, जहां पर स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होता है वहां प्रॉब्लम ज्यादा आती है। यहाँ ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ गई, इसीलिए यहाँ पर भी ऐसे ज्यादा जरूरत पड़ गई। तो ये शील्डिंग और ये दोनों से इसको कवर कर देना। इसी तरीके से देखते हैं 19 के बाद में क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है, ये एक्सप्लेन करना है। तो ये थोड़ा सा डिबेट इसीलिए होता है।